जय हिंद साथियों, मैं शिवेंद्र मिश्रा आप सभी का द लर्निंग 24/7 पर वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने 2018 का पेपर सॉल्व किया था। सीटेट 2018 का पेपर सॉल्व किया था। मैथ्स पार्ट मैंने सॉल्व कराया था। आज की क्लास में हम लोग 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे। 18 सितंबर 2016 को ये पेपर हुआ था। इस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे और मैथ्स पार्ट का पूरा सॉल्यूशन आपको करा देता हूं। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लो। वहां हर सब्जेक्ट के जो है सीटेट में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस कराई जाती है। पर डे सॉल्व कराया जाता है। 12 से 1 आपकी क्विज होती है, सीडीपी वगैरह की सारे टेस्ट होते हैं, तो आप लोग उसे ज्वाइन करके वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैथ्स का जो है मैं सॉल्व करा देता हूं आप लोगों को। पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप उसको देख सकते हो। आज हम लोग 2016 का पेपर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। देखिए, स्थानीय मान आपको पता है क्या होता है, प्लेस वैल्यू, और अंकित मान जिसे आप जातीय मान भी कहते हो, इसे हम क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। ठीक है, इनका डिफरेंस बताना है। ठीक, अब बताओ क्वेश्चन में क्या कहा है। 29,503 में 5 का क्या निकालना है आपको, प्लेस वैल्यू निकालना है। 5 का हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। ठीक है, प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान कितना होगा 5 का प्लेस वैल्यू। तो आप कहोगे सर 5 किस स्थान पे, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा स्थान पे यानी कि 100 प्लेस पे है, तो 5 के आगे क्या कर दो, किससे गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो। 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, अब कहा है दूसरा क्या है, दूसरा है 32,071। इसमें क्या कहा, 7 का अंकित मान, अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू। अंकित मान क्या होता है, फेस वैल्यू, यानी कि इसी को हम जातीय मान भी कहते हैं। मैंने जब लेखपाल और एसआई के लिए मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मेरी वीडियोस भी, मैंने वहां पे पहली क्लास में ही फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बताया अच्छे से, आप लोग देख सकते हो वहां पे। तो इसका फेस वैल्यू क्या हो जाता है, तो जो अंक है वही उसका क्या हो जाता है, फेस वैल्यू हो जाता है। क्लियर। अब कहा इनका डिफरेंस क्या होगा, यानी कि इनका हमें डिफरेंस लेना है। तो एक बात बताओ, डिफरेंस कितना हो जाएगा, बोलो डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 500 - 7 यानी कि 493 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन था, बड़े आसानी से कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है यदि 30,028 ठीक इक्वल टू 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस डैश दहाई तब रिक्त स्थान पर संख्या है। ठीक, चलिए देख लेते हैं। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, 30028 इक्वल टू 28 इकाई, ठीक है, प्लस 28,000 और फिर क्या है, प्लस डैश इकाई। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है और कहा है कि रिक्त स्थान पर क्या होगा, यानी कि जो खाली जगह है इस पर क्या होगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वंस, इसको 1000, ये वंस। क्लियर है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, दहाई लिखा हुआ है, सॉरी ये टेंस होगा, दहाई, टेंस लिखा हुआ है दहाई। ठीक, पूछा है इस जो खाली स्थान इस पर क्या होगा। मैं कह रहा हूं मान लो यहाँ पे क्या होगा, x होगा। ठीक है, हमने मान लिया यहाँ पे क्या होगा, x होगा। ठीक, बड़े आसानी से लिख सकते हैं। हमने मान लिया यहाँ पे x होगा। अब आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बोलो क्या आगे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अब बताओ यहाँ इकाई, इकाई का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 1 कर दो, प्लस क्या है 28, यहाँ पे क्या है 1000 इंटू 1000 कर दो, 1000 मतलब क्या होता है 1000, और यहाँ पे x है और यहाँ क्या लिखा हुआ, दहाई इंटू 10 कर दो। ठीक, अब आप सॉल्व करके बड़े आसानी से आंसर निकाल सकते हो। तो एक बात बताओ ये क्या है, 30,028 यहाँ से मिलेगा 28, यहाँ से मिलेगा क्या आपको 28,000 मिलेगा। क्लियर है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, 10x मिलेगा। आपको पता है ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये प्लस का साइन के बीच लगा हुआ है। ठीक है, ये प्लस 28, ये प्लस 28,000। इनको जब 75 करोगे, इसको इस साइड भेजोगे तो क्या ये नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे, यानी कि -28 और माइनस क्या हो जाएगा, बोलो 28,000 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10x। ठीक, आप इनको माइनस करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कितना, 2000 इक्वल टू 10x। ठीक, आपको x का मान निकालना है। अच्छा 10 क्या है, मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लीकेशन हो तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2000 को डिवाइड कर दो किससे, 10 से, आ गया x का मान कितना आ जाएगा। तो आप सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 200। क्लियर है, कितना मिल जाएगा, 200।
यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या होगा 200 होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? जल्दी से कमेंट करके बताइए और वीडियो को आप लोग जल्दी से शेयर कर दो। और अगर चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, तब भागफल क्या है? पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो, ध्यान से पढ़ो, समझ में आ जाएगा। और खुद आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करने की कोशिश भी किया करिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आप लोग भी देख पा रहे होंगे। हाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 8,80,808। ठीक है, इसको कह रहा है कि हम भाग किससे कर रहे हैं 108 से भाग कर रहे हैं, और जो आपको यहाँ पे शेष मिलेगा, जो आपको यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है, उस रिमाइंडर को इसमें भाग करने पर 90909 को 109 से भाग करने पर जो रिमाइंडर मिलेगा, भाई इसको हमने इससे भाग किया, ये रिमाइंडर मिला, और इसको हमने इससे भाग किया, ये रिमाइंडर मिला। अब इस रिमाइंडर में इससे भाग करना है तो क्या मिलेगा वही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इस रिमाइंडर में इस रिमाइंडर से भाग करके बताना है क्या आएगा। ठीक है, यही कह रहा है क्वेश्चन में। अब मुझे एक बात बताओ, आप इसमें बड़े आसानी से भाग दे सकते हैं, तो भाग दे करके आप लोग आंसर बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। आप लोग जल्दी से बता दीजिए, भाग करके देखिए। जब भाग करेंगे आप लोग तो 108 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, यानी कितना आएगा 756 आएगा। 8 में से 6 गया, 2 बचेगा, 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, 52 आ गया, 0 उतार लो। कितनी बार जाएगा बोलो, तो आप बताओ 5 बार जाएगा, नहीं जाएगा, यानी कि 4 बार जाएगा। ठीक है, अब बताओ 4/32 कितना हो जाएगा, 432 आएगा। ठीक, माइनस करोगे, 10 में से 2 गया, 8 बचेगा, 11 में से 3 गया, कितना बचेगा 8 बचेगा, 88 आ गया। अब फिर 8 को आप उतार लो, कितनी बार भाग कर सकते हो इससे, कितनी बार जाएगा, तो आपको क्या 8 बार जाएगा, बिल्कुल 8 बार जाएगा। तो 8 बार जाएगा तो कितना होगा बोलो, 8 का गुणा 100 में होगा 800, 8 है 64, यानी कि 864। ठीक, कितना आ जाएगा आपका रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 24। ठीक, अब इस 24 में भाग करना किससे, इससे इसमें भाग करेंगे, जो शेष आएगा उससे से इसमें भाग करना है। अब 109 से इसमें भाग करो, कितनी बार जाएगा बोलो, 8 बार जाएगा। 8 बार जाएगा, 8 9 72, और यहाँ पे 872 हो गया। माइनस करोगे, 9 में से 2 गया, कितना बचा 7, और 9 में से 2 के 7 गया, फिर कितना बचा 2। ठीक, 27 बचेगा। क्लियर, 27 नहीं बचेगा जी, 9 में से 2 गया, 7 बचा, और यहाँ पे है 9, 9 में से 7 गया, 2 बचेगा, 909 72। ठीक है, 37 बचेगा, 37। ठीक है, 10 है ना, 10 में 7 गया, 3 बचेगा। अब बताओ कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 0 उतार लो, 109 से भाग करेंगे कि 3 बार जाएगा, यानी कि 327 बचेगा। कितना, 10 में से 7 गया, 3 बचेगा, 6 में से 2 गया, कितना बचेगा 4 बचेगा, 43 आ गया। ठीक, यहाँ से 3 से 3 गया, 0 आ जाएगा। फिर अब क्या करो, 9 को उतार लो, 9 को उतारोगे तो कितनी बार जाएगा बोलो, 3 बार जाएगा या 4 बार, 4 बार भाग कर से 9 चौक 36, 4 बार का भाग कर सकते हैं, 4 बार जाएगा। चलो ठीक है, तो 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे इसमें, 9 चौक 36, 360 क्या कि 436 हो गया। ठीक, आप लोगों को मैं भाग करके दिखा रहा हूँ, भाग करने आप लोगों को आता बड़े आसानी से कर सकते हो, इसमें कुछ सीखना थोड़ी है। कितना यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, 3 रिमाइंडर बचेगा। ठीक, यहाँ रिमाइंडर बचा 3, यहाँ रिमाइंडर बचा कितना 24, और कहा क्या है कि 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल, ये प्राप्त शेषफल हुआ। ठीक है, को 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग किया जाए। अब एक बात बताओ, इस शेषफल में कितना शेषफल है 24, इस शेषफल से भाग करना है, 3 से भाग करोगे कितना आएगा बोलो, कितना आएगा, तो आप कितना 3 से भाग करो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 3 और 8 24, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। बड़े आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 603 गुणे 28 इक्वल टू 63 इंटू 4 इंटू डैश। ठीक है, पूरा रिक्त स्थान पर क्या होगा, बहुत आसान है, बड़े आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी मिलेगा। देखो क्या कहा है,
603 गुणे क्या लिखा हुआ है 28 इक्वल टू 63 गुणे कितना लिखा हुआ बोलो 4 और इंटू क्या लिखा हुआ डैश है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि भाई खाली स्थान इसके जगह क्या है x मान लेता हूं। x तो मान सकते हैं ना, मान लिया हमने। अब आपको बताना है x का मान क्या होगा। तो एक बात बताओ मुझे, 28 से 4 से सिंप्लीफाई करें, इसको कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे तो समझ सकते हो ना। अगर यहाँ से थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा सीटेड वाला को ज्यादा समझाना पड़ता है। चलो देखो, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में है, ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कैसे लिख सकते हैं 603 गुणे 28। ठीक है, ठीक, और डिवाइड बाई 63 इंटू 4। 4 से काटो कितना कटेगा 7 बार जाएगा। अभी 7 से इसको काटो कितनी बार जाएगा 9, 7 9 63, और 9 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा 9 6 54 और 9 7 63, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा समझना है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 200 और 400 के बीच में, ठीक है, 30 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। देखो 30 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, सार्वगुणज क्या मतलब क्या है, एलसीएम आपको निकालना है, लासा निकालना है। लेकिन ध्यान देना है कि वो क्या हो 200 और 400 के बीच में हो। फिर कह रहा है इसको डिवाइड बाई 15 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। ठीक है, यानी कि 30 45 और 60 का एलसीएम निकालो और वो क्या हो 200 और 400 के बीच हो, और उसमें भाग किससे करना है 15 24 तथा 45 के एचसीएफ से, सार्वगुणनखंड यानी कि सबसे बड़ा, हाँ सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड यानी कि एचसीएफ। ठीक है, क्लियर है, समझ गए मेरी बात। यानी कि हमें क्या करना है, हमें करना क्या है कि 30 45 और 60 का एलसीएम लेते हैं। 30 45 और 60 का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ये बताओ 30 को हम लोग क्या तोड़ सकते हैं इस तरह से, आपको पता है कितना होता है 15 दूना 30 होता है। ठीक है, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 30 हो जाएगा। 45 का होता है 15 3 45 होता है, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हो। ठीक है, और 60 क्या होता है 12 25 60 होता है। 12 को क्या लिख सकते हो 4 3 12, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 2 दूनी 4 3 12 और 25 60 लिख सकते हो। ठीक है, आपको एलसीएम निकालना है। देखो एलसीएम निकालने का बहुत आसान तरीका, एक तो भाग विधि है, भाग विधि से आप एलसीएम निकाल सकते हो। हालांकि मुझे इसका एलसीएम निकालना हो तो मैं डायरेक्ट, मुझे एलसीएम याद है, मैं डायरेक्ट इसका एलसीएम निकाल सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको समझाना इसलिए बता रहा हूँ। आप बताओ क्या इसको 2 इंटू 3 इंटू 5 ये है। ठीक है, आप बताओ यार, इतना छोड़ो, इतना नहीं करना है, यहीं पे कर देते हैं। आप बताओ क्या इसको आप 2 बार 3 है, क्या इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। देखो यहाँ पे 2 कितनी बार है 2 बार है, क्या आप इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख दिया। अब मैं कह रहा हूं एलसीएम निकालने का तरीका क्या है। एलसीएम क्या होगा, आप इतना जानो, चाहे कॉमन हो या ना हो, हमेशा मैक्सिमम पावर लेते हैं। आप इतना माइंड में याद कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो, मैंने एलसीएम एचसीएफ का पूरा बेसिक बताया है, आप वहां से अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, और 3 से 4 तरीके मैंने बताया निकालने के। फिलहाल आपको कितना याद रखना, चाहे कॉमन हो या ना हो, हमेशा मैक्सिमम पावर लेते हैं। ठीक है, तो बताओ इसमें 2 क्या है, कॉमन है सब में, नहीं दोनों सब में कॉमन नहीं है, लेकिन कॉमन हो या ना हो हमेशा क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 की घात अधिकतम कितनी है 2 ले लिया हमने। 3 सब में कॉमन है, बिल्कुल है। मैंने कहा है कॉमन हो या ना हो, तो कॉमन है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं, हमेशा क्या लेते हैं मैक्सिमम पावर लेते हैं। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है। ठीक है, 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 ही है। 5 एक बार इसमें भी आया, एक बार इसमें भी आया, एक बार इसमें भी आया, यानी कितना आ गया। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 4 9 36 25 कितना होता है 180। ठीक, 180 क्या हो गया हमारा, इनका एलसीएम हो गया। ठीक है, इनका एलसीएम हो गया। अब हमें साथ ही साथ 15 24 और 45 का एचसीएफ निकालना है। 15 को आप क्या लिख सकते हो, बोलो 15 को क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर 3 गुणे 5। ठीक है, 24 को क्या लिख सकते हो, आप बताओ 8 3 24 होता है, यानी कि 2 का क्यूब गुणे 3, और 45 क्या होता है 9 5 45, यानी कि 3 का स्क्वायर गुणे 5। डायरेक्ट लिख सकते हो, इतना आपको समझ में आता होगा, इतना पता होगा आपको। ठीक, नहीं पता है तो आप भाग विधि से निकाल सकते हो एचसीएफ। अब बताओ एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, तो ओनली कॉमन नंबर का मिनिमम पावर,
ओनली कॉमन नंबर का मिनिमम पावर, ये तरीका होता है हमारा जानने का, ऐसे आप निकाल सकते हो ओनली कॉमन नंबर का मिनिमम पावर। ठीक है, तो हमारा जो HCF है वो क्या हो जाएगा, आप बड़े आसानी से बता सकते हो। ओनली कॉमन नंबर क्या 3 सब में कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। 3 की मिनिमम पावर कितनी है, तो मिनिमम पावर 1 है, 3 एक बार आया है, तो यानी कि 3 डायरेक्ट लिख लो। ठीक है, 3 डायरेक्ट लिख लो, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं। फिर क्या 5 सब में कॉमन है, नहीं कॉमन है। क्या 2 सब में कॉमन है, नहीं कॉमन है, यानी कि हमारा HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए मेरी बात। लेकिन अब ध्यान देना, इसमें कहा आपने एलसीएम निकाला 180, लेकिन कहा है वो 200 और 400 के बीच हो, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें 2 से गुणा कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा 360। ठीक है, और 360 क्या है, 200 और 400 के बीच है, और यही जो है 30, 45 और 60 का 200 से 400 के बीच सबसे छोटा सार्वगुणज होगा। सबसे छोटा सार्वगुणज तो ये है, लेकिन 200 और 400 के बीच सबसे छोटा सार्वगुणज क्या होगा, 360 होगा। अब कहा क्या है, इसमें डिवाइड करना है। ठीक है, इसमें डिवाइड करने के लिए बोला है, बीच में डिवाइड का साइन लगा हुआ है, यानी कि हमें क्या करना है, 360 में किससे डिवाइड करना है, इस HCF से डिवाइड करना है। 3 से भाग करेंगे कितना आएगा, 120 आएगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ एलसीएम निकालने का तरीका, HCF निकालने का तरीका। ओनली चाहे कॉमन हो या ना हो, हमेशा मैक्सिमम पावर लेते हैं एलसीएम निकालने में, इस तरह से करके। और HCF निकालने का क्या है, ओनली कॉमन नंबर का मिनिमम पावर। ठीक, ये बड़ा आसान तरीका है। अब जब मेरे वीडियो देखोगे तो ये चीज अच्छे से समझ जाओगे, वहां से देख के समझ लेना, बहुत आसान तरीका है। HCF निकालने फिर दिक्कत नहीं होगी आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे आप ट्रिक नहीं लगा सकते, ठीक, क्योंकि गुणनफल दिया हुआ है, संख्या दी ही नहीं है, तो आप ऑप्शन से भी नहीं हिट कर सकते, तो आपको सॉल्व करना है। देखो एक संख्या क्या है, 100 के आधे से छोटी है। 100 का आधा कितना होता है, बोलो 100 का आधा कितना होता है, तो आप कहते हो सर कितना होता है, 50 होता है। इससे वो संख्या क्या है, छोटी है। ठीक है, यानी कि अगर वो संख्या हमने मान लिया x, तो x इज लेस देन कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, संख्या 100 के आधे से छोटी है। ठीक, हमने मान लिया संख्या n है, और कह रहा है 4 दहाई तथा 5 दहाई, 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच है। 4 दहाई यानी कि 40, ठीक है, और 5 दहाई यानी कि 50 के बीच की है। तो मान लो अगर ये n है, यानी कि 4 दहाई से बड़ी होगी और 5 दहाई से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं, 50 से छोटी और 40 से बड़ी। क्लियर। और कह रहा है इसके इकाई अंक दहाई अंक से 1 कम है। तो मान लिया हमने कि जो इसका इकाई अंक है, देखो ऐसे समझ लेते हैं, इकाई अंक है, इकाई अंक जो है वो हमने मान लिया चलो x है। ठीक है, तो दहाई अंक कितना हो जाएगा, दहाई अंक कितना हो जाएगा, बोलो, दहाई अंक हो जाएगा x+1 हो जाएगा। दहाई अंक x+1, तो x+1 से 1 कम क्या है, x है, मान लिया। ठीक है, आप ऐसे भी मान सकते हो, वरना x मान लो, x-1 मान लो, सॉरी ये आप इसको क्या कहते हैं, x-1 मान लो, x को x मान लो, ऐसे भी कर सकते हो, बातें कही है। ठीक, अब आपसे क्या कहा है कि इस संख्या में अंकों का योग 7 है। भाई ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, और कहा है अंकों का योग 7 है, यानी कि x+1 इक्वल टू कितना है, 7 है। इनको सिंप्लीफाई कर जोड़ोगे कितना होगा, 2x, और एक को उधर भेज दो तो 7-1। ठीक है, 7-1 यानी कि 2x इक्वल टू कितना हो गया, 6, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ से इकाई अंक हमारा कितना बनेगा, बोलो, यहाँ से हमारा इकाई अंक बनेगा 3, दहाई अंक कितना बनेगा, 4। ठीक है, दहाई अंक हमारा कितना बनेगा, 4। तो संख्या कितनी बनेगी, भाई पहले दहाई का अंक लिखते हैं, फिर इकाई का अंक, इकाई के स्थान पे इकाई का अंक, दहाई के स्थान पे दहाई का अंक, यानी कि हमारी संख्या कितनी हो गई, 43 हो गई। ठीक है, और कहा है कि अंकों का गुणनफल क्या होगा, तो इकाई का अंक 3 है, दहाई का अंक 4 है, यानी कि 3 गुणे 4, गुणनफल कितना आएगा, 12, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। आप लोग खुद भी ट्राई करो आंसर देने का, इस तरह से आपका ये टेस्ट ही हो रहा है, समझे। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा वो तो मैं बता ही रहा हूं, आप वहां से देख लेना सोल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, ठीक है, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या ज्ञात करो।
टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बोलो, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं बोलो, तो आप कहोगे कितने हैं बोलो, 360 है, ठीक है। और कह रहा है कि जिनमें से 2/3 लड़के हैं, अगर हम बॉयज की बात करें, बॉयज की बात करें तो ये कितने हैं, 2/3 हैं कुल स्टूडेंट्स के, तो यानी कि 360 का 2/3 यानी कि 2/3, 3 से सॉल्व करोगे कितने बार जाएगा, 3 कम 3, 3 दूना 6, 12, 120, ठीक है। हाँ 2/3 लड़के हैं, ठीक है। और जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 240 आएगा, यानी कि लड़के कुल कितने हैं, 240 है। अब आपसे कह रहा है कि लड़कों की संख्या के 3/4, अच्छा सॉरी ये गर्ल्स है, लड़कियां हैं, गर्ल्स की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं, 2/3 लड़कियां हैं, सॉरी, ठीक है, लड़कियां हैं, तो बॉयज कितने हो जाएंगे बोलो, बॉयज कितने हो जाएंगे, लड़के कितने हो जाएंगे, कहोगे सर 360 माइनस 240, ठीक, कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। 120 क्या है, लड़के हैं। और कहा है कि लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। भाई लड़के कितने हैं, 120, इनके 3/4 यानी कि 3/4 क्या है, खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, ठीक है, ठीक। सॉल्व करो कितना जाएगा, 30 मिलेगा, 30 या 90, यानी कि ये क्या है, ये सभी खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या बतानी है। टोटल लड़के थे 120, जो खिलाड़ी नहीं है, खिलाड़ी को घटा दो इसमें से, कितने आ गए, 30, ठीक है, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 लड़के ऐसे हैं जो खिलाड़ी नहीं है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हरीश ने एक स्कूटर 49,553 में खरीदा, उसने 8,076 का नगद भुगतान किया तथा शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, बहुत आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है, आंसर करिए आप लोग। देखो हरीश ने स्कूटर कितने का खरीदा, उसका स्कूटर कितने का था, 49,553 रुपए का था, ठीक है। और उसने 8,000 भुगतान कर दिया, तो भाई 8,076 भुगतान किया है, तो 8,076 उसने पे कर दिया, 8,076 माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो 13 में से 6 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा। 14 में से 7 गया, कितना बचेगा बोलो, 7। 4 में से 0 गया 4, और 9 में से 8 गया, कितना बचेगा 1, यानी कि 41,477 आ गया, ठीक है। इतनी राशि उसने शेष बची हुई है। अब इसी को वो 37 किस्तों में बांटेगा, यानी कि 41,477 में हमें क्या करना है, 37 से भाग करना है। जब आप 37 से भाग करोगे तो आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप डिवाइड करके देख लेना, आपको 1,121 आएगा, ठीक है, यानी कि 1,121 रुपए उसकी क्या हो जाएगी, किस्त हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। डिवाइड कर लेना आप लोग, डिवाइड बड़े आसानी से कर सकते हो। 37 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 37 से भाग करोगे 41 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, बचेगा कितना, 4 यानी कि 44। 37 से भाग करोगे फिर कितना बचेगा, ठीक है, तो बड़े आसानी से आप कर सकते हो। फिर एक बार जाएगा, एक दिख गया, अब एक 2 बार दिखा, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आधा ही भाग करो, एक 2 बार आया ना, बस देखो किस ऑप्शन में 1 2 बार आया है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा, एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची। यात्रा में लगा समय, ठीक है, यात्रा में लगा समय। 2018 में भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आया था, लेकिन वो बड़ा आसान था, ये थोड़ा सा घुमाया, हल्का सा आसान, ये भी है, बहुत आसान है, ठीक। कैसे करेंगे, देखो शुक्रवार को वो दोपहर 13:15 यानी कि दोपहर के 1 बजे वो चलना प्रारंभ की, ठीक है। तो अब बताओ, हम ये चेक कर लेते हैं कि वो शुक्रवार में कितने घंटे चली। शनिवार को पहुंची है ना, आपका हैदराबाद से निकली है और बेंगलुरु शनिवार को पहुंची है, तो शुक्रवार को दिन भर में कितना चली है, बस ये निकाल लेते हैं पहले। तो फ्राइडे की अगर हम बात करें कि फ्राइडे में ट्रेन कितनी चली है, तो बताओ फ्राइडे में कितने घंटे होते हैं, आप कहोगे 100, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं 24 घंटे और 00 मिनट, ये आवर है, ये कितना है, मिनट है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, वो कितने बजे चली है, 13:15 पे चली है, यानी कि 13 घंटे 15 मिनट तो वो नहीं चली थी। उसके बाद जो चली है शुक्रवार में, वही समय निकालना है, यानी कि 13 घंटा 15 मिनट अगर हम माइनस कर दें तो हम बता सकते हैं कि ये शुक्रवार को कितना चली है, ठीक है, क्योंकि इतने बजे के बाद ही तो चलना प्रारंभ की है। अब बताओ 24 में से 13 घटाओगे तो घट जाएगा, लेकिन 00 में से क्या 15 घटाओगे, नहीं घट पाएगा, यानी कि इससे हम क्या करें, 1 घंटा उधार ले लें।
तो इसको 23 बना दो और इसको क्या बना दो 60 बना दो। भाई 23 60 लिख सकते हैं, 24 घंटे को बिल्कुल लिख सकते हैं। 60 में से 15 गया कितना आया 45, 23 में से 13 गया कितना आया 10, यानी कि इसको जो है 10 घंटे 15 मिनट लगे। ठीक है, इसको कितने लगे 10 घंटे 15 मिनट लगे, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं 45 मिनट लगे। ठीक है, 10 घंटा 45 मिनट इसको लगा। कितना शुक्रवार में, शुक्रवार को ये 10 घंटा 45 मिनट चली। आप शनिवार की बात करते हैं, सैटरडे की बात करते हैं। ठीक है, सैटरडे की बात करें अगर हम, तो सैटरडे में कितना चली, सैटरडे को कब पहुंची है 7:30 पर पहुंची है। तो ये बताओ जैसे फ्राइडे को आपका रात के 11 बजे के बाद जब 12 बजा होगा तो 12 बजते ही क्या हो गया होगा, वो शनिवार हो गया होगा। अब 12 बजे के बाद सुबह आप देखोगे कि 7:30 पर पहुंच गई, यानी कि फ्राइडे सैटरडे में कितना चली है, तो आप कहोगे 3 घंटा 30 मिनट चली है। सैटरडे में कितना चली है 3 घंटा 30 मिनट चली है। फ्राइडे में कितना चली है 10 घंटा 45 मिनट चली है। टोटल समय कितना लगा, तो आप कहोगे सर 30 घंटा 30 मिनट और इसी में क्या करें 10 घंटा 45 मिनट जोड़ देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक बात बताओ कितना हो जाएगा ये, तो आप कहोगे सर 10 7 17 घंटा हो गया और ये कितना हो गया 75 मिनट हो गया। और आपको पता है कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा, यानी कि इसको हम 18 घंटा प्लस क्या लिख सकते हैं 15 मिनट लिख सकते हैं। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोलो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा, 18 घंटे 15 मिनट लगे। हमने क्या किया भाई, दोपहर में 1:15 से चलना स्टार्ट की है, तो हमने 24 घंटे में से पीछे वाला समय निकाल दिया, तो आगे का समय जितना चली है उतना हमें मिल गया, 10 घंटा 45 मिनट चली है भाई 1 बजे के बाद जब चलेगी शनिवार में, शुक्रवार में। अब शनिवार में कितना चली है, तो 7 घंटा 30 मिनट चली है, दोनों को जोड़ दिया, हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के। ठीक है, 15 दिन में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या में, 8 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे। अब बताओ 15 दिन में मिनटों की संख्या क्या आप निकाल सकते हो। एक बात बताओ, एक दिन में कितने मिनट होते हैं, तो आप मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, एक दिन में अगर मिनट निकालना हो तो आपको पता है एक दिन में घंटे कितने होते हैं, तो आप कहोगे 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में मिनट कितना होता है 60, तो 24 × 60 कर देंगे तो 24 घंटे में मिनट हमें निकल के आ जाएगा। और ठीक है, क्लियर है, समझ गए। अच्छा, एक दिन में यानी कि हम एक दिन में मिनट कितने होते हैं हमने बता दिया यहाँ से। एक दिन में अगर मिनट की बात करें तो एक दिन में घंटे कितने होते हैं 24, और 24 घंटे को मिनट में कन्वर्ट किया यानी कि × 60 करते हैं, यानी कि एक दिन में इतने क्या होते हैं मिनट होते हैं। ठीक है, अब हमें अगर 15 दिन में निकालना है कि 15 दिन में कितने मिनट होंगे, तो हम क्या करेंगे बोलो × 15 कर देंगे, यानी कि 15 दिन में इतने मिनट होते हैं। ये बराबर किसके है, तो आप बताओ बराबर किसके है, तो बराबर कह रहा है कि किसके सेकंडों की संख्या के बराबर है। 8 घंटे में जितने सेकंड होते हैं क्या उसके बराबर है, या 4 घंटे में जितने सेकंड होते हैं उसके बराबर है, या 5 घंटे में जितने सेकंड होते हैं उसके बराबर है, या 6 घंटे में जितने सेकंड होते हैं उसके बराबर है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप इसको इस तरह से कर सकते हो, मान लिया हमने कि x घंटे में जितने सेकंड होते हैं उसके बराबर है, तो 1 घंटे में अगर मिनट की बात करें तो आप कहोगे 60 मिनट होते हैं। ठीक है, सेकंड की बात करें तो आप कहोगे 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, यानी कि हमने माना x घंटे में मिनट कितने होंगे, x × 60 मिनट होंगे, और सेकंड कितने होंगे, x × 60 × 60 होंगे। अब हमें x का मान निकालना तो बड़े आसानी से निकाल सकते हो, 60 से 60 माइनस कर दो, 15 चौका 60 यहाँ होता है, और 4 से माइनस करोगे तो डिवाइड करोगे, 4 से ये कैंसिल होगा, कितना होगा 6 आएगा, यानी कि x बराबर कितना मिल गया आपको 6 मिल गया। ठीक है, यानी कि 6 घंटे में जितने सेकंड होंगे उतने ही 15 दिन में मिनट होंगे। क्लियर, ये बात मैं आपको फिर से समझाता हूं भाई। 15 दिन में हमने निकाल लिया क्या मिनट कितने होते हैं, तो आप ऐसे एक बार देख लो। एक दिन में अगर मिनट की बात करें तो आप कहोगे एक दिन में, पहले घंटे की बात करते हैं तो 24 घंटे होते हैं। एक दिन में मिनट की बात करें तो आप कहोगे सर मिनट को घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर दो, तो एक दिन में मिनट हो गए। एक दिन में अगर हम एक दिन में, ठीक है, अगर हम यही बात करते 15 दिन के लिए तो आप कहते सर × 15 कर दो, तो 15 दिन की अगर हम बात करते यही चीज 15 दिन में कितने मिनट होंगे, तो आप कहोगे 24 × 60 × 15, 15 दिन में इतने मिनट हो गए। अब कहा है कि ये जो संख्या आएगी ये कितने घंटे में सेकंडों के बराबर है, कितने घंटे में जो सेकंड होंगे उसके बराबर है। तो हमने मान लिया x घंटे में जितने सेकंड होंगे उतने के बराबर है। तो 1 घंटे में अगर बात करें
कितने मिनट होंगे तो कहोगे 60, और कितने सेकंड होंगे तो गुणे 60 करोगे। यही चीज अगर मैं पूछूं कि 6 घंटे में कितने मिनट होंगे तो आप कहोगे 60 गुणे 60 और गुणे 6 कर दो, यानी कि 6 घंटे में इतने मिनट होंगे। तो हमें तो पता नहीं था कि 6 घंटे में होंगे, तो हमने मान लिया भाई x घंटे में कितने सेकंड होंगे, तो हमने गुणे x कर दिया, वही वैल्यू दोनों की इक्वल कर दी, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है और शेष को बोतलों में भरा जाता है, जहां प्रत्येक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है। बोतलों की संख्या ज्ञात करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़े आसानी से आप लोग कर सकते हो इस क्वेश्चन को। कैसे होगा, आइए देखते हैं कैसे होगा ये चीज। 15 लीटर और 286 मिलीलीटर, ठीक है, 15 लीटर और 286 मिलीलीटर। तो आपको पता है 286 मिलीलीटर को अगर हम किससे इसको लीटर में बनाए तो भाग किससे करेंगे, बोलो, ऐसे समझो 286 ml है, ठीक है, और इसको अगर हम लीटर में बनाए तो भाग करेंगे किससे, बोलो, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 1 ml बराबर कितना होता है, 1/1000 लीटर। तो किससे भाग होगा, 1000 से भाग हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ मिलेगा कितना, 0.286 लीटर। यानी कि हम बड़े आसानी से इस चीज को 15 लीटर प्लस 286 ml को ऐसे लिख सकते हैं 15.286, ठीक है, 286 लीटर लिख सकते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह से दूसरा क्या है, और 19 लीटर और 714 मिलीलीटर, यानी कि 71.714 लिख सकते हैं, ठीक है। इनको जोड़ दो, इनको मिलाया क्या, जोड़ोगे कितना होगा, 19 15 कितना, 20 15 35, इसको जोड़ोगे 6 4 10 के 0 7 1 8 1 9 1 10 0 7 2 9 1 10 0, कितना आएगा आपका यहाँ पे 34 1 35 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 35 लीटर आ गया। टोटल मिश्रण हमारा कितना हो गया, 35 लीटर हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि 12.75 मिलीलीटर खर्च किया जाता है, यानी कि माइनस कर दो 12.750, ठीक है, खर्च कर दिया जाता है, ठीक। माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 10 में से 0 गया 0 आ गया, यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, 10 में से 7 9 में से 7 गया 2, ठीक है, और आपको मिलेगा 34 में से 12 गया 22, यानी कि 22.25 लीटर आपका बच गया, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि 250 मिलीलीटर का जूस आता है, प्रत्येक बोतल में 250 मिलीलीटर का जूस आता है, और इसको क्या किया गया, बोतल में भर दिया गया, यानी कि इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, भाग करना है। किससे भाग करना है, 285 मिलीलीटर से। तो अभी तो ये लीटर में है, इसको अगर हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या होगा, ये गुणे 1000 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, बोलो, ml हो जाएगा। अब जब ml हो जाएगा तो क्या इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, यानी कि डायरेक्ट आपको क्या करना है, ये पॉइंट हट जाएगा, क्लियर, ये ml में आ गया। और एक बोतल में कितना ml है, आप कहोगे 250 ml है, डिवाइड कर दो, जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, बोलो, 0 0 कर दिया, 25 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, यानी कि कितना होगा, 89 बोतल आपके होंगे, ठीक है, 89 बोतल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। 25 से काटा, 25 8 200, फिर बचा कितना, 225, 25 9 225, यानी कि 89 बोतल आपका हो गया, 89 आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फलों के मूल्य प्रति केजी नीचे दिए गए हैं। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। खरबूजा 18.5 रुपए का है, रुपए किलो, चेरी 72 रुपए किलो, अंगूर 120.6, ठीक है, रुपए किलो है, और सेब कितना है, 78.4 रुपए प्रति किलो, ठीक है। बड़ा आसान है, आप बड़े आसानी से इसको भी कर सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, अगर आप सही तरीके से कैलकुलेशन करते हो तो बड़े आसानी से आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले कह रहा है कि रेशमा ने 4.5 kg खरबूज खरीदा, ठीक है। रेशमा ने कितना खरबूज खरीदा है, खरबूज कितना खरीदा है, 4 होल 1/2, ठीक है, केजी खरीदा है। क्या इसको आप लोग सॉल्व करके 9/2 लिख सकते हो, लिख सकते हो, क्लियर है, लिख सकते हो ना, यानी कि हमने डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। इतना केजी क्या खरीदा है, बोलो, खरबूजा खरीदा है। खरबूजा कितने रुपए किलो है, तो आप कहोगे सर 18.5 रुपए किलो है, क्लियर है, समझ गए। थोड़ा मैं इसको इधर लिखता हूं ताकि
पूरा आ जाए, 9/2 लिख सकते हैं। कितने किलो, कितने रुपए किलो, 18.5 रुपए किलो है। क्लियर है? ठीक है, देखिए हमने क्या किया भाई, रेशमा ने 4.5 kg खरबूज खरीदा, यानी कि ऐसे लिखा होता 4:1.2 kg। इसको हमने क्या किया, 4 दूना 8, 9/2 kg लिख दिया। कितने रुपए किलो था खरबूज, 18.5 रुपए किलो था, गुणे कर दिया। ठीक है, ये खरबूज का दाम आ गया। ठीक, फिर कहा है कि 1 किलो 200 ग्राम चेरी खरीदा, 1.2 kg लिख सकते हैं। ठीक है, कितने रुपए किलो चेरी है, तो आपको 72 रुपए किलो, गुणा कर दिया, ये चेरी का दाम आ गया। ठीक है, फिर क्या खरीदा उसने, 250 ग्राम अंगूर खरीदा। 250 ग्राम को क्या हम 1/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 ग्राम का क्या होता है, 1 किलोग्राम होता है, तो 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 kg लिख सकते हैं। कितने रुपए किलो है आपका जो है अंगूर, तो 120.6 रुपए किलो है, तो हमने गुणा कर दिया, अंगूर का दाम आ गया। ठीक है, फिर क्या खरीदा है उसने, 3 सही 4/4 kg सेब खरीदा है, 3/4 kg सेब खरीदा है। ठीक है, 1 सही 3/4 kg सेब खरीदा है। कितने रुपए किलो सेब है, तो आप कहोगे 78.4 रुपए किलो सेब है। तो 1 सही 3/4 kg को आप क्या इस तरह से लिख सकते हो, 4 एकम 4 3 7, 7/4 लिख सकते हो। और कितने रुपए किलो, 78.4 रुपए किलो है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको सेब का दाम मिल जाएगा। और इन सभी दामों को जोड़ लेंगे तो कितने रुपए का टोटल रेशमा ने सामान खरीदा हमको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, रेशमा ने 500 रुपए का नोट दिया है, तो कितने वापस मिले यही बताना है। तो अगर जो नोट उसने दिया है 500 रुपए का, उस 500 रुपए में से ये जितने का ये पूरा सामान है इसको माइनस कर दें तो कितने रुपए वापस मिले हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं ना। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको आप करना क्या, पहले 9 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, आप बड़े आसानी से आंसर इसमें निकाल दोगे। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 83.25। ठीक है, 25 मिलेगा। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 86.4। ठीक, 12 से गुणा कर देना, फिर दशमलव लगा देना, आ जाएगा। क्लियर? और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 30.15। ठीक है, 4 से डिवाइड करोगे 30.15 मिलेगा। और प्लस जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 137.2। ठीक है, 137.2। क्लियर? ये आपको मिलेगा। और माइनस किससे करना है, 500 से माइनस करना है। ठीक है, अब आप बड़े आसानी से इनको जोड़ सकते हो, मिलेगा 327 मिलेगा। क्लियर है? आप जोड़ कर देख लेना, 327 मिलेगा। ठीक, क्लियर? ये बात आपको समझ में आई। जब इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 163। क्लियर? 163 आपका, यानी कि 163 रुपए उसने क्या किए, वापस किए। क्लियर है? समझ गए? थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा करेक्ट हो जाएगा। 163 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि आयतन दिया हुआ है। ठीक, और 2 पेटियों में जिसकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर गुणे 0.4 मीटर इंटू 0.25 मीटर है। साबुन की इन टिकियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है। अधिकतम कितनी संख्या पैक की जा सकती है इन 2 पेटियों में, और साबुन का आयतन दिया हुआ है। साबुन का आयतन दिया है और जो पेटी है उस पेटी का आंतरिक माप दिया हुआ है, यानी कि पेटी के अंदर कितना सामान रखाएगा अंदर, इसका भी आयतन हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहले पहली पेटी का आयतन निकाल लें और साबुन का आयतन निकाल लें। ठीक है, पेटी के आयतन में साबुन के आयतन से भाग कर देंगे, हम बता देंगे कितनी साबुन रखा जा सकते हैं। ठीक, देखो, तो साबुन का आयतन हम लोग पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, साबुन का आयतन कितना है, तो बताओ क्या लिखा हुआ है, 7 सेंटीमीटर। 7 गुणे कितना है, 5, और गुणे 2.5, ये साबुन का आयतन है। एक पेटी का आयतन लिखते हैं, आयतन वॉल्यूम लिख देते हैं। ठीक है, वॉल्यूम, और पेटी का जो वॉल्यूम है वो कितना है, कितना दिया हुआ है, 56 सेंटीमीटर। ठीक है, गुणे क्या लिखा हुआ है, 0.4 मीटर, 0.4 मीटर, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 40 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अरे ऐसे समझो, 0.4 मीटर लिखा हुआ है ना, तो इसको सेंटीमीटर बना लो, गुणे 100 कर दो। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है बोलो, फिर लिखा हुआ है आपका 0.25 मीटर, 0.25 मीटर लिखा हुआ है ना। हाँ, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, यानी गुणे 100 कर दो। ठीक, अब कहा क्या है आपसे, कहा है कि 2 पेटियों में जिनकी आंतरिक माप दिया हुआ है ये है, साबुन की कितनी टिक्कियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है। तो भाई इस आयतन में साबुन के आयतन से भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसी कितनी पेटियां हैं, 2 पेटियां हैं, तो टोटल आयतन कितना होगा, 2 गुणे
56 गुणे इसको क्या आप 40 लिख सकते हो, बिल्कुल। गुणे कितना 25 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। डिवाइड किससे कर दे, साबुन के आयतन से। 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि 2 पेटियां हैं, क्लियर है। 7 गुणे 5 गुणे 2.5, ठीक। 7 से काटो कितना आएगा, 7/56। 5 से काटोगे कितना आएगा, 1/40, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, इसको 2.5 से काटोगे तो ये कितना बार जाएगा, 10 बार जाएगा, कट जाएगा, क्लियर है, सब कट गए। 8 अठाए 64, ठीक है। 8 अठाए 64, दूना कितना होता है 128 और गुणे 10 कितना आएगा बोलो, 1280 आएगा, क्लियर है, 1280 आएगा। यानी कितनी अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है साबुनों की, तो आप क्या कहोगे 1280, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन भी देखिए, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, ठीक है। एक आयत है, रेक्टेंगल है, इसकी जो लंबाई है यानी कि लेंथ जो है वो उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, यानी कि वृत्त का 3 गुना क्या है, लेंथ है, ठीक है। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है। एक स्क्वायर है, स्क्वायर का जो साइड है उसका आधा क्या है, आयत का जो चौड़ाई है उस स्क्वायर के एक साइड का आधा है, ठीक है। और जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर, यानी कि स्क्वायर का जो परिमाप है, जो उसका पेरीमीटर है वो दिया हुआ है, क्लियर है। स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है, क्लियर। क्या आप लोग बता सकते हो, बिल्कुल। तो देखो वर्ग जो है, जो वर्ग है स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो कहोगे सर 4 इंटू भुजा, यानी कि 4a होता है, ठीक है। इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप, ठीक है, वर्ग का परिमाप, यानी ऐसे लिख सकते हैं वर्ग का परिमाप कितना होगा, 4a होगा। और कितना दिया है, 72 दिया है, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि जो आयत की चौड़ाई है, आयत की जो चौड़ाई है वो कितनी है, तो a/2 है, यानी कि कितनी हो जाएगी, 18/2 है। भाई वर्ग की भुजा की आधी है ना, तो भुजा आपको मिल गया, भुजा की आधी है क्या, आयत की चौड़ाई। तो आप क्या करोगे, 18/2 यानी कि 9। आयत की चौड़ाई कितनी हो गई, 9 हो गई। तो अब इसकी लंबाई कितनी हो गई, लंबाई कितनी हो गई, लंबाई जो है वो चौड़ाई की कितनी है, 3 गुनी है, 3 गुणे चौड़ाई है, ठीक है, 3 गुणे चौड़ाई है। अब बताओ 3 गुणे कितना हो जाएगा, 9, यानी कि कितनी हो गई लंबाई इसकी, 27 हो गई, लंबाई हो गई 27, चौड़ाई हो गई 9, क्लियर। अब कहा क्या है, 4 ऑप्शन दिए हैं। आयत की लंबाई चौड़ाई निकल गई, वर्ग का परिमाप निकल गया 72 था, और यहां से हमने निकाल दिया, ठीक। अब बताओ कहा है पहला ऑप्शन, आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है, ठीक है। आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है, तो आयत का परिमाप नहीं पता, लेकिन वर्ग का परिमाप है कितना, 72। तो आयत का परिमाप निकाल लेते हैं, रेक्टेंगल का जो है क्या है, पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा बोलो, आयत का परिमाप कितना होता है बोलो, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी। एल प्लस बी यानी कि भाई लंबाई को क्या बोलते हैं, एल भी बोलते हैं, बगल में लिख देते हैं, और चौड़ाई क्या बोलते हैं, ब्रेथ, ठीक है, बी लिख दो। तो क्या हो जाएगा बोलो, 2 इंटू लंबाई कितनी है बोलो, 27 है, चौड़ाई कितनी है 9 है, कितना आएगा 2 गुणे 36, यानी कितना हो जाएगा बोलो, 72 हो जाएगा। यानी कि इसका भी परिमाप क्या है, 72 है, इसका भी परिमाप 72 है, तो कम होने का सवाल ही नहीं उठता, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। भाई परिमाप ये है, आयत का क्षेत्रफल कितना आएगा भाई, भुजा 18 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 18 का स्क्वायर हो जाएगा, 324 आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। क्या इसका क्षेत्रफल 324 आएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 27 गुणे 9, ठीक, नहीं, क्षेत्रफल अलग अलग आएगा दोनों का। अच्छा तीसरा ऑप्शन क्या है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। तो भाई आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, 27 गुणे 9 करोगे कम आएगा, आयत का क्षेत्रफल कम आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा आएगा, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा आएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल कम है वर्ग के क्षेत्रफल से। और चौथे ऑप्शन की बात करें तो आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर है, आयत का परिमाप 72, वर्ग का परिमाप 72, दोनों परिमाप बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, ठीक, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। क्या लिखा हुआ है, किसी घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, ठीक, एक घनाभ है, ठीक, बराबर है
उस घन के आयतन के जिसकी भुजा 0.3 मीटर है। ठीक भाई, एक घनाभ है यानी कि क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड है, क्लियर, घनाभ है और इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, दी हुई है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, क्लियर। ठीक, कह रहा है कि इसका आयतन बराबर है किसके, उस घन के आयतन जिसकी भुजा क्या है 0.3 मीटर है। क्लियर, समझ गए? क्या ये बात सही है? तो घन का आयतन तो पहले निकाल लो, घन का आयतन निकालो, घन का आयतन, घन का वॉल्यूम कितना होगा भाई। लंबाई कितनी दी हुई है घन की 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी हुई है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताओ 45 गुणे 15 गुणे 4, 15 चौका 60। ठीक है, यानी कि 45 गुणे कितना हो गया बोलो, 600 हो गया। ठीक है, 600 हो गया, 600 का गुणा 45 में होगा कितना आएगा बोलो, कितना आएगा? तो आपको पता है 6 पंचे 30 के सुनना, 6 चौक 24, 6 कितना होता है 6 पंचे 30 के सुनना, 6 चौक 24, 3 27। ठीक है, 2 जीरो चिपका दो, 27,000 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया, घनाभ का आयतन हो गया। अब घन के आयतन की बात करते हैं, क्यूब के वॉल्यूम का, घन का वॉल्यूम क्या होगा, घन का वॉल्यूम क्या होगा? तो इस घन का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब होता है, तुम्हें पता है। और ए की वैल्यू कितनी दी है 0.3 मीटर दी हुई है। ठीक है, ए इक्वल टू कितना दिया हुआ, मैं इधर लिख देता हूँ, ए इक्वल टू दिया हुआ है 0.3 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें क्योंकि यहाँ पे मान सेंटीमीटर में प्राप्त हुआ है। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये मीटर में इसको कन्वर्ट करना, गुणे कितना करेंगे 100 करेंगे, 0.3 इंटू 100 इक्वल टू क्या हो गया 30 सेंटीमीटर हो गया ए का मान। तो ए क्यूब का मान निकालना है, यानी कि क्या होगा 30 का क्यूब, 30 का क्यूब कितना होगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो है, क्यूब में 3 जीरो चिपक जाएगा, क्लियर, यानी कि 27,000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है, यानी कि पहली बात क्या है, सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो पहला क्या हो गया, सही हो गया बिल्कुल। दूसरा कहा है 10 का शतांश, यानी कि पहली बात जो है हमारी वो सही हो गई, क्लियर। दूसरा क्या कह रहा है 10 का शतांश, ये 10 है, 10 का शतांश यानी कि 100वां भाग। तो 10 का शतांश कितना होगा, डिवाइड बाई 100 कर दो, 0 से 0 कट गया, सॉल्व करोगे 0.1। और क्या कहा 10 का शतांश कितना दिया है 0.1 दिया है, तो बिल्कुल बात सही है। दूसरी बात भी सही है। तीसरी बात क्या है, तीसरे में कह रहा है कि 55 लीटर और 55 मिलीलीटर इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 55.55 लीटर, यानी कि 55 लीटर 55 मिलीलीटर इक्वल टू 55.55 लीटर। तो बताओ 55 लीटर और प्लस 55 मिलीलीटर। अच्छा ये बताओ, हमें लिखा क्या है 55.55 लीटर, यानी कि इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते तो पता चल जाएगा सही है या गलत है। तो बताओ 55 लीटर तो ठीक है भाई, अब 55 ml को हमको लीटर में कन्वर्ट करना, और आपको पता है 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। तो 1 मिलीलीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1000 लीटर हो जाएगा, क्लियर है। तो 55 मिलीलीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 55 गुणे 1/1000 मिलीलीटर, ठीक है 1000 लीटर हो जाएगा। अब ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे एक बात बताओ 55 और इसको सॉल्व करोगे कितना मिलेगा, 1000 से गुणा होगा, यानी कि 0.055 लीटर हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या मिलना चाहिए 55.055 लीटर मिलना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है 55.55 लीटर दिया है, यानी कि इक्वल टू नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तीसरा सही नहीं है, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। और कहा है 2005 ग्राम, जो किलोग्राम में कन्वर्ट किया है 1000 से भाग किया, सही लिखा 2.005 ग्राम होगा, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी कि तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है, ये इक्वल टू नहीं होगा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नहीं क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं, क्लियर। ठीक है, यहीं तक थे। तो आज के लिए इतना बहुत है, अगली क्लास में अगला पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1-2 दिन के गैप पे मैं क्लास ले रहा था, ठीक, जो ये और भी क्लासेस रहती हैं तो रेगुलर नहीं कर सकते, हालांकि एग्जाम के पहले मैं सारे करा दूंगा। ठीक है, उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, 14 तक का पेपर मैं सॉल्व करा दूंगा।